बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 मार्च 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि कल जुमा का दिन था, अलविदा जुमा था। कल मुस्लिम धर्म के लोगों ने अलविदा जुमा की नमाज अदा की और नमाज अदा करने के लिए आए मुस्लिम धर्म के लोगों ने हाथों के बाहों में काली पट्टी बांध करके वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध जताया है। ये नज़ारा बिहार के लगभग सभी मस्जिदों में देखने को मिली। सभी मुसलमान जब जुमा की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद पहुंचे तो फिर बाहों पर काली पट्टी लगा करके इसका विरोध जताया और साफ कह दिया है कि हम किसी भी कीमत पर किसी भी हाल में वक्फ संशोधन बिल पारित नहीं होने देंगे और उसको वापस लेना ही पड़ेगा। दोस्तों बिहार में इन दिनों गर्मी का सितम जारी है। बिहार के बक्सर में कल का तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच गया। वहीं पर मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच जाएगा। जब गर्मी के मौसम की शुरुआत के ही साथ ही बीमारियां भी बढ़ जाती है, जिसे लेकर के सरकार अलर्ट मोड पर है। जब आपको बता दें कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि गर्मी से होने वाली बीमारियों को लेकर के विभाग अलर्ट है। यह गर्मी के दौरान आमजन को होने वाली समस्याओं के निदान के लिए सरकार ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के तहत गर्मी का महीना शुरू होने से पहले ही गर्मी से प्रभावित मरीजों से निपटने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिला, वरिष्ठ नागरिकों के बीच हीट रिलेटेड इलनेस केस के प्रबंधन के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए विशेष जागरूकता कैंप भी लगाए जाएंगे। दोस्तों बिहार में बिल्डरों ने एक हैरान कर देने वाली करतूत को अंजाम दिया है। जब बिहार के पूर्णिया इलाके में जमीन की कीमतों को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक फर्जी पुल का निर्माण कर डाला। ये चौंकाने वाला खुलासा हाल ही में सामने आया है, जिसने स्थानीय लोगों और फिर प्रशासन को भी हैरत में डाल दिया है। बिल्डरों की ये रणनीति जमीन के बाजार को प्रभावित करने की सोची समझी चाल थी। जब फर्जी पुल के बहाने उन्होंने इलाके को आकर्षक बना करके निवेशकों और फिर खरीदारों को लुभाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि इससे न सिर्फ जमीन की कीमतें बढ़ी बल्कि कुछ लोगों ने ऊंचे दामों पर जमीन खरीद भी ली। हालांकि इस धोखाधड़ी का पर्दाफाश होने के बाद अब इसकी जांच की मांग उठी है। इस घटना से स्थानीय लोग नाराज हैं और फिर प्रशासन से सख्त कार्रवाई की अपील कर रहे हैं। बिल्डरों की इस करतूत ने, इस हरकत ने विश्वास को ठेस पहुंचाई है। अब देखना यह है कि इस मामले में क्या कदम उठाए जाते हैं। दोस्तों बिहार में काम करने वाले श्रमिकों मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 1 अप्रैल से मजदूरी दर बढ़ जाएगी। जब आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। बिहार सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत सभी अनुसूचित नियोजनों में कार्य करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 3.17% अतिरिक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी की है, जो 1 अप्रैल 2025 के प्रभाव से लागू हो जाएगी। जब श्रम संसाधन विभाग की ओर से गुरुवार को अधिसूचना जारी की गई है। इसके मुताबिक अकुशल श्रेणी के श्रमिकों की मजदूरी 412 रुपये से बढ़कर के 424 रुपये प्रतिदिन, अर्धकुशल श्रेणी के मजदूरों की मजदूरी 428 रुपये से बढ़कर के 440 रुपये प्रतिदिन, वहीं पर कुशल श्रमिकों की मजदूरी 521 रुपये से बढ़कर के 536 रुपये कर दी गई है। वहीं पर अति कुशल श्रमिकों की मजदूरी 636 रुपये से बढ़ाकर 654 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। दोस्तों जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने बिहार की गिरती कानून व्यवस्था के लिए नीतीश कुमार और उनके शराबबंदी कानून को जिम्मेदार ठहराया है और आंकड़ों का हवाला दिया और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को खूब सुनाया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि आंकड़े साफ बताते हैं कि 2017 के बाद से बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, क्योंकि इस दौरान बिहार में हर दिन लूट, लोगों की जान लेने का मामला और फिर मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि यह कहना गलत नहीं होगा कि अपहरण को छोड़ दें तो नीतीश सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति वही है जो लालू प्रसाद यादव के समय थी। वहीं पर उन्होंने इसे शराबबंदी कानून से जोड़ा और कहा कि शराबबंदी लागू करने के लिए तंत्र का एक बड़ा हिस्सा कानून व्यवस्था को छोड़ करके शराबबंदी को लागू करने, उसे छुपाने और फिर उसे कमाई करने में व्यस्त, जिससे बिहार में सामान्य कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। प्रशांत किशोर ने यह भी बताया है कि बिहार के विभिन्न जिलों में 1 लाख से अधिक लोग शराबबंदी कानून के तहत बंद
बंद है, जिनमें अधिकतर लोग दलित और पिछड़े समुदाय से हैं। जब प्रशांत किशोर ने कहा कि ऐसे परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि उनका केस लड़ सके, लेकिन समाजवाद की बात करने वाले लोगों को इस पर कोई भी चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि 2017 से बिहार की कानून व्यवस्था बिगड़ी है, क्योंकि पुलिस शराब से कमाई करने या फिर उसे छिपाने में व्यस्त है और इसका फायदा अपराधी उठा रहे हैं। इन्हीं कारणों से जनसुराज शराबबंदी कानून का विरोध करता है। प्रशांत किशोर ने हाल ही में ये भी कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो फिर वे 1 घंटे में शराबबंदी कानून को समाप्त कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि शराबबंदी के कारण युवा दूसरे प्रकार के नशे के शिकार हो रहे हैं और माफिया घर घर शराब की डिलीवरी कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार में हर पैक्स में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। जी आपको बता दूं कि बिहार सरकार सहकारिता और फिर कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कई योजनाओं पर काम कर रही है। इस दिशा में मक्का, दलहन और फिर तिलहन फसलों को प्राथमिक कृषि साख समितियों पैक्स से जोड़ने की योजना बनाई गई है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ 100 नए किसान उत्पादक संगठन FPO बनाए जा रहे हैं, जो कि किसानों को संगठित करके उनकी आय बढ़ाने में मदद करेंगे। हर जिले में पैक्स केंद्रों का विस्तार किया जाएगा, जिससे ग्रामीण किसानों को अधिक सुविधा मिलेगी। हर पैक्स में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध हो सके। जब महिला दूध उत्पादक समितियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना लाई गई है। जब वर्तमान में बिहार में 30,519 दूध उत्पादक समितियां कार्यरत है, जिनमें 14 लाख सदस्य हैं। यह सरकार का लक्ष्य है कि इनमें 50% हिस्सेदारी महिलाओं की हो। दोस्तों, बिहार में पासपोर्ट बनाने की ललक तेजी से लोगों में बढ़ रही है। अब यहाँ पर सालाना औसत 3.5 से 4 लाख पासपोर्ट बनने लगे हैं। लोगों की सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए सरकार केंद्रीय विदेश मंत्रालय का पूरा सहयोग कर रही है। जहाँ राज्य के यानी कि बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों में से 39 में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोल दिए गए हैं। इससे तकरीबन सभी जिलों के मुख्यालय कवर हो गए हैं। इसी क्रम में पटना के गर्दनी बाग में 1.5 एकड़ जमीन पासपोर्ट के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए उपलब्ध कराई गई है। इसके डिजाइन को जल्द ही अंतिम रूप देकर के इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, बिहार की राजनीति में हर चुनाव में कई ऐसे शब्द हैं जो आपको सुनने को मिलते हैं, जैसे कि केकरा, जात पात, लाठी डंडा और बबुआ। इन जैसे शब्दों के सुनने के आप अगर आदी हैं तो बहुत जल्द ही आपका समय आने वाला है। दरअसल बात है कि चुनावी मौसम में बिहारी नेताओं के मुंह से इस तरीके के शब्द खूब सुनाई देंगे। जब बिहारी नेताओं में सबसे ज्यादा बिहारी शब्दों का इस्तेमाल CM नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और दिवंगत रामविलास पासवान खूब किया करते थे। जब लालू प्रसाद यादव की तो ठेठ बिहारी शब्दों का इस्तेमाल तो देश जानता ही है। हालांकि बहुत ही कम उम्मीद है कि वे चुनाव प्रचार में इस बार भी शामिल होंगे। वहीं पर LJP सुप्रीमो रामविलास पासवान भी खूब जेहे की शब्दों का प्रयोग करते थे। वहीं पर नीतीश कुमार केकरा का खूब प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी इस तरीके के शब्द चुनाव में सुनते थे और फिर से सुनना चाहते हैं तो वह शब्द बहुत जल्द ही आने वाले हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में इन सभी शब्दों को आपको फिर से सुनने को मिलेगी। जैसे कि नेहा सिंह राठौर का एक शब्द है बिहार में काबा। जी हाँ, ये भोजपुरी गायक हैं। नेहा सिंह राठौर लोक गायक है। ये बिहार में काबा, यूपी में काबा इस तरह की गाती है। ये इससे वो काफी धूम मचाए थे उन्होंने। हर कोई बिहार में काबा काबा कर रहा था। उत्तर से दक्षिण बिहार और फिर पूरब से पश्चिम बिहार में मगही, मैथिली, अंगिका और फिर भोजपुरी के साथ बिहारी लोकल लैंग्वेज खूब बोले जाते हैं। दोस्तों, JDU के एक चर्चित विधायक है जिसका नाम है गोपाल मंडल। उनकी मुश्किलें अब बढ़ चुकी है। वहीं पर पुलिस प्रशासन की नजर पर चढ़ गए हैं और फिर आने वाले समय में उन पर कड़ी निगाहें रखी जाएगी। दरअसल बात यह है कि होली के समय वे तब विवादों में आ गए थे जब अश्लील डांस करते हुए उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में वे न सिर्फ डांस कर रहे थे बल्कि अश्लील गाने भी गा रहे थे, जिसके बोल बेहद गंदे थे। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने एक नाचने वाली लड़की के गाल पर नोट भी चिपकाए थे। बाद में जब उसकी फजीहत हुई तो उन्होंने अपना बचाव करते हुए अपने इस कृत्य को सही बताया था और इसमें उन्हें कोई भी बुराई नजर नहीं आई। लेकिन इस बार वे पुलिस की नजर में चढ़ चुके हैं और आने वाले समय में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। आपको बता दूं कि ADG कुंदन कृष्णन ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि हम उन्हें गिरफ्तार करके जेल तो नहीं भेज सकते, मगर इस पर अश्लीलता के लिए केस दर्ज किया जा चुका है। जहां आने वाले समय में पुलिस की उन पर पैनी निगाहें होगी। आपको बता दूं कि आने वाले ईद
ईद को लेकर के कोई भी असामाजिक तत्व माहौल को बिगाड़े ना, इसे लेकर के पुलिस की तैयारियां जोरों पर है और फिर पुलिस हर उस पहलू पर नजर बनाए हुए हैं जो कि अराजकता का कारण बन सकती है। वहीं पर गोपाल मंडल भले ही विधायक हों मगर उनकी हरकतें और फिर उनके बयान अराजक तत्वों की भांति ही होती है। दोस्तों, ईद, रामनवमी और फिर चैती छठ को देखते हुए बिहार में पुलिस मुख्यालय की ओर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णा और फिर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दरार ने बैठक की। इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा है कि सभी चीज़ों को देख रही है ताकि गबन हुई राशि बिहार सरकार को वापस मिल जाए। जब सरकार कोर्ट जाने से लेकर के एजेंसियों से संपर्क साध सकती है, इस पर विचार किया जा सकता है। दोस्तों, एक बार फिर से अब चारे घोटाले का जिन सामने आया है। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के जो चारा घोटाला हुआ था बिहार में, उसका पैसा, उसकी राशि वापस सरकार के पास आने के लिए प्रक्रिया की जाएगी। यह सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार सभी चीज़ों को देख रही है ताकि गबन हुई राशि बिहार सरकार को वापस मिल जाए। जब सरकार कोर्ट जाने से लेकर के एजेंसियों से संपर्क साध सकती है, इस पर विचार किया जा रहा है। जहाँ 1996 में पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही सीबीआई ने चारा घोटाले की जांच की थी। पटना हाईकोर्ट ने जांच के निर्देश के साथ घोटाले में गबन की गई राशि भी बिहार सरकार के खजाने में वापस लाने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन इसमें सीबीआई फेल हो गई, विफल रही। अब बिहार सरकार चुनावी साल में एक बार फिर से 29 साल बाद इस मुद्दे पर गंभीर दिख रही है। दोस्तों, दुनिया भर में मुसलमानों का रमज़ान का महीना चल रहा है। ऐसे में देश के लोग इस रमज़ान के महीने में ही ईद का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सौगात मोदी किट का वितरण किया जा रहा है। आपको बता दूं कि ये किट बिहार में गरीब के बीच बांटा जा रहा है। इस किट के बारे में जानकारी देते हुए बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कांग्रेस की सारी पोल खोल करके रख दी है। आपको बता दें कि बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं। जब प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि पूरा देश एक परिवार है। इस दौरान दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने 75 सालों तक मुसलमानों को डरा करके रखा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुसलमानों को ये कह करके डराया गया कि अगर वे बीजेपी के नजदीक जाएंगे तो फिर उनके लिए कोई भी अच्छा नहीं होगा। वहीं पर इस दौरान बीजेपी ने मुसलमानों पर फोकस बनाए रखने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। साथ ही साथ इस दौरान डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि सौगात मोदी इस बात को साबित करता है कि प्रधानमंत्री का मंत्र सबका साथ सबका विकास है। जय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को मिलकर के देश को आगे बढ़ाना चाहिए, यही प्रधानमंत्री का संदेश है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि देश में घुसपैठियों के लिए कोई भी जगह नहीं है। दोस्तों, मेरठ की दिल दहला देने वाली घटना के बाद अब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक युवक ने अपने ही दोस्त को धोखा देकर के उसकी पत्नी को भगा लिया। जब पीड़ित युवक बिहार के बक्सर जिले का रहने वाला है और आरोपी दोस्त के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर में काम करता था। यह दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन यही दोस्त उसकी पत्नी के करीब आ गया और उसे बहला फुसला करके अपने साथ ले गया। जब अपनी पत्नी को खोजते हुए मंगल पांडे यादव इंदौर से यूपी के गाजीपुर जिले के मरदह भवानीपुर पहुंचा। जब वो अपने दोस्त के घर गया तो फिर उसने वहाँ उसकी पत्नी भी मौजूद थी, लेकिन जब उसने पत्नी को वापस चलने के लिए कहा तो उसने यानी कि पत्नी ने साफ इनकार कर दिया। वहीं पर मंगल यादव ने दुख जताते हुए कहा कि अगर मेरी पत्नी भागी ना होती तो फिर शायद मेरी लाश किसी ड्रम में मिलती। वहीं पर पीड़ित युवक ने करीब 2.5 साल पहले प्रेम विवाह किया था, जब वह अपनी पत्नी के साथ नई जिंदगी बसा चुका था, लेकिन उसी दौरान उसका सबसे करीबी दोस्त उसकी पत्नी के करीब आ गया। जब मंगल यादव का दावा है कि उसकी पत्नी 6 महीने की गर्भवती थी और इसी बीच उसका दोस्त उसे बहला फुसला करके अपने साथ ले गया। मंगल यादव ने कहा कि जिसे भाई मानता था उसी ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। यह इस मामले को लेकर के अब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले की जाँच की जा रही। घटना के बाद इलाके में चर्चा का बना हुआ है। दोस्तों, बिहार में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। अब यहाँ पर एक सवाल ये है पप्पू यादव के बारे में कि क्या पप्पू यादव कांग्रेस छोड़ सकते हैं? क्या होगा आखिर पप्पू यादव का, कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा पप्पू यादव के बारे में? उनके समर्थक और विरोधी दोनों ही इस विषय पर स्पष्टता चाहते हैं। ये सवाल तब और अधिक महत्वपूर्ण हो गया जब हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बिहार में पार्टी की रणनीति पर एक अहम बैठक की, जिसमें कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे, लेकिन पप्पू यादव को आमंत्रित नहीं किया गया। इस घटनाक्रम के बाद बिहार की राजनीति में
में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। आखिरकार पप्पू यादव ने खुद कांग्रेस के नेतृत्व से सार्वजनिक रूप से सवाल कर दिया कि बिहार कांग्रेस में मेरी भूमिका क्या होगी। जब पप्पू यादव ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि जब भी उन्हें कोई जिम्मेदारी सौंपी उन्होंने उसे पूरी मेहनत और समर्पण के साथ निभाया है। यही सवाल मेरा भी कांग्रेस के नेतृत्व से है कि बिहार कांग्रेस में मेरी भूमिका क्या होगी। ये बात मेरे लिए भी स्पष्ट नहीं है। ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है बल्कि मेरे करोड़ों समर्थक भी यही जानना चाहते हैं। जब कांग्रेस नेतृत्व को इस पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, चाहे झारखंड चुनाव हो या फिर दिल्ली चुनाव। मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए जी जान लगा करके काम किया है। अब बिहार विधानसभा चुनाव का समय आ गया है जो कि बिहार के भविष्य के लिए बेहद अहम है। ऐसे में मेरी भूमिका क्या होगी यह तय होना चाहिए। बिहार की जनता के प्रति जवाबदेह हूँ और फिर बिहार से गहरा लगाव रखता हूँ। मैं चुप नहीं बैठ सकता। वहीं पर पप्पू यादव की यह प्रतिक्रिया तब सामने आई जब उन्होंने दिल्ली में एक निजी समाचार चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि मैं बहुत दुखी हूं। मैं कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का एसोसिएट मेंबर हूं। कांग्रेस की अहम बैठकों में मुझे बुलाया जाता है, लेकिन जब बिहार के भविष्य पर चर्चा हो रही थी तब मुझे बुलाना जरूरी नहीं समझा गया। इससे मेरे समर्थक आहत हुए हैं और फिर मैं भी निराश हूँ। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। 2025 के आखिरी महीने तक भाजपा और फिर कांग्रेस के बीच चुनावी युद्ध छिड़ेगा। इस बार बिहार में भाजपा का दबदबा देखने को मिलेगा या फिर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन बाजी मारेगा। आपको बता दें कि बिहार में जल्द ही एनडीए और इंडिया दोनों समूह के बीच चुनावी घमासान होने वाला है। इस साल के आखिर तक बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा किया जा रहा है कि पिछले कुछ सालों से जेडीयू के नीतीश कुमार की स्थिति कमजोर हुई है और फिर बिहार में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल सकती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार संतुलन बना पाएंगे। यह जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से पहले परिणाम आ चुके हैं, शायद इस साल भी ऐसे ही कुछ उम्मीद है। जब बिहार में बड़े पैमाने पर जाति के आधार पर मतदान होता है, एनडीए की मुख्य पार्टी भाजपा को हिंदुओं में उच्च जातियों का समर्थन प्राप्त हुआ था। वहीं पर आरजेडी को यादवों के साथ साथ ओबीसी और फिर मुसलमानों का साथ मिला था। इसके अलावा पिछड़ी जातियों और फिर महिलाओं ने नीतीश कुमार को समर्थन दिया था। खास करके शराबबंदी की वजह से बड़ी संख्या में महिलाओं ने जेडीयू को वोट दिया था। वहीं पर बिहार चुनाव को देखते हुए ये सवाल पूछा जा रहा है कि जेडीयू समर्थक कम होने से सबसे अधिक फायदा किसका होगा। वहीं पर बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बेटे को पार्टी में लाने का फैसला किया है। राजनीतिक जानकारों को ये सुनकर के आश्चर्य हुआ है कि ये तो एक नौसिखिया है। यह भाजपा अभी भी नीतीश कुमार को कुशल एवं अनुभवी मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रही है। महाराष्ट्र में जिस तरह से भाजपा को बाकी पार्टियों की तुलना में सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, इसी प्रकार से बिहार में भी मिलने की उम्मीद हो सकती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, चारा घोटाले के बारे में आपको तो इसी वीडियो में इसी खबर में पहले सुनाया गया होगा, लेकिन फिर से आपको बता दें कि चारा घोटाले में नीतीश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। जो चारा घोटाले के पैसे को बिहार सरकार अपने खजाने में वापस लाने की तैयारी में है, जिसको लेकर के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जो लोग चारा घोटाले में शामिल है उनकी संपत्तियों को कुर्क करके कोर्ट के सामने समर्पित किया जाएगा। जब न्यायालय के द्वारा सरकार के खजाने में पैसा आए, सरकार की यही कोशिश रहेगी। जब सरकार न्यायालय की प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए कदम उठाएगी। उन्होंने कहा है कि चारा घोटाले 950 करोड़ रुपए का था, जब पटना हाईकोर्ट का आदेश था कि घोटाले के पैसे सरकार के खजाने में वापस लौटने चाहिए। जब पटना हाईकोर्ट ने चारा घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपते समय उसे गबन किए गए रुपये को बिहार सरकार के खजाने में वापस लौटाने की जिम्मेदारी भी दी थी। वहीं पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने मार्च 1996 में सीबीआई को जांच सौंपी थी। इस घोटाले में शामिल नेता अधिकारी की गिरफ्तारी भी हुई थी, सजा भी हुई, संपत्तियों को जब्त भी किया गया, कई बेल पर छूट गए। मामले में जांच अभी भी चल रही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का आदेश था कि चारा घोटाले का पैसा सरकार के खजाने में आना चाहिए। घोटाले में शामिल लोगों की संपत्तियां जब्त की गई थी, जब उसको कुर्क किया जाएगा और फिर सरकारी खजाने में पैसा वापस लाया जाएगा। वहीं पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने कहा कि लालू परिवार राजकोष का लुटेरा है। लालू परिवार ने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है। चारा घोटाला करके काफी संपत्ति बनाई है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करके जो संपत्ति अर्जित की गई थी उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास बने, ताकि पिछड़े दलित जान सके कि राजकोष का लुटेरा लालू परिवार को सिर्फ कारावास नहीं बल्कि जमीन अधिग्रहण का दंड भी मिलना चाहिए। दोस्तों,
दोस्तों, शुक्रवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में बिहार से जुड़े हुए 2 बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। यह कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री असमने वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें कि बिहार में इस साल सितंबर और अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बिहार की 2 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी देकर के बड़ी सौगात दी है। केंद्र के इस फैसले से एक साथ बिहार के कई जिले प्रभावित होंगे। दरअसल केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को कोसी मेची रिवर लिंक प्रोजेक्ट और पटना आरा सासाराम 4 लेन कॉरिडोर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कोसी मेची रिवर लिंक प्रोजेक्ट 6282 करोड़ रुपए का है, जबकि पटना आरा सासाराम 4 लेन कॉरिडोर 3712 करोड़ रुपए की है। इन दोनों प्रोजेक्ट को जोड़ दे तो शुक्रवार को केंद्र सरकार ने बिहार को करीब 10,000 करोड़ रुपए में प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। यह केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि बिहार में कोसी नदी जल का सबसे बड़ा स्रोत है। इस नदी में आने वाले बाढ़ के कारण बिहार का बड़ा हिस्सा हर साल तबाह हो जाता है। जब कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी को मेची नदी से जोड़ने से बाढ़ का पानी 2 नदियों में बटेगा, जहाँ साथ ही साथ एक बड़े हिस्से को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। वहीं पर केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि इस परियोजना से बिहार में 2 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना से बिहार के अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, मधेपुरा जैसे जिलों को बड़ा फायदा मिलेगा। दोस्तों, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र समाप्त हो चुका है। इस बार बजट सत्र के दौरान विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। कई मुद्दों पर पक्ष विपक्ष आमने सामने हुए हैं। इसी क्रम में बीते 2 दिनों से बिहार की राजनीति वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के गरमाई हुई है। 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री और फिर सांसद जीतन राम मांझी ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पटना के गर्दनीबाग में धरना देने वालों को कटमुल्ला कहा था। साथ ही साथ ये भी कहा था कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। अब जीतन राम मांझी के बाद बीजेपी के दिग्गज नेता और फिर विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी इस बिल को लेकर के धरना देने वालों पर निशाना साधा है। बीजेपी विधायक ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए ये टिप्पणी दी है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना कटमुल्ला है। वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति बनाए हुए हैं, उससे कमाई कर रहे हैं। गरीब बेसहारा मुसलमानों को कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। 80% जो गरीब पसमानंदा मुस्लिम है उनके लिए वक्फ विधेयक है ताकि उनको लाभ हो। वहीं पर हरिभूषण ठाकुर बचौल ने आगे कहा कि ये लोग वक्फ विधेयक से डरे हुए हैं, इसलिए मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं और फिर काली पट्टी बांध करके नमाज अदा कर रहे हैं। ये लोग देश का इस्लामीकरण करना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम पाकिस्तान सीरिया की तरह आपस में लड़ते रहें, जहाँ सड़क पर नमाज पढ़ने और फिर नवरात्र में मीट की बिक्री पर रोक लगनी चाहिए। ये कहना है हरिभूषण ठाकुर बचौल का। दरअसल बात यह है कि आपको बता दें कि कल रमज़ान महीने का अंतिम जुमे यानी कि अलविदा जुमा की नमाज थी, जब मुसलमानों की बड़ी संख्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रमज़ान के आखिरी जुमे की नमाज में काली पट्टी बांधने की अपील की है। जब बोर्ड की तरफ से देश के सभी मुसलमानों से अपील किया गया था कि वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांध करके नमाज पढ़े। दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर के कांग्रेस फुल एक्टिव मोड में आ गई है। जब पहले बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बदल गए, अब बिहार कांग्रेस में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। जिला एवं प्रखंड स्तर पर संगठनों को मजबूत बनाने को लेकर के ये फेरबदल किया जा रहा है। बिहार कांग्रेस प्रभारी नियुक्त किए गए कृष्णा अल्लावरू बीते कुछ दिनों से बिहार में डेरा डाले हैं। इससे पहले भी वे कह चुके हैं कि विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में जनाधार वाले व्यक्ति को ही तरजीह दी जाएगी। इसलिए कांग्रेस मुख्यालय का गणेश परिक्रमा करने के बजाय लोगों के बीच जाकर के काम करे, साथ ही संगठन को मजबूत बनाए। दोस्तों, बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर के सभी राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी बीच गठबंधन को लेकर के कांग्रेस महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने बड़ा बयान दिया है। वाड्रा ने कहा कि यूपी बिहार जैसे राज्यों में कांग्रेस की स्थिति सुधारने के लिए पार्टी को लोगों के बीच रहना चाहिए, या उनकी समस्याएं सुननी चाहिए और फिर उसका समाधान निकालना चाहिए। साथ ही साथ जो वादे किए जाते हैं उन्हें पूरा करना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी लालू प्रसाद यादव के परिवार को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी गलत है। जब भी कोई भी चुनाव होता है तो फिर विपक्ष के उम्मीदवार को परेशान किया जाता है। रॉबर्ट वाड्रा ने आगे कहा कि अगर बिहार में तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस का गठबंधन होता है तो फिर कांग्रेस और लालू परिवार को लाभ होगा, साथ ही साथ इसका फायदा बिहार की जनता को भी मिलेगा। दोस्तों,
बिहार के नेताओं में क्रेडिट लेने की होड़ मची रहती है। कई नेता कई कामों के होने का क्रेडिट लेते हैं और एक दूसरे पर वार पलटवार भी करते हैं। एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है। दरअसल बीते दिन केंद्र की मोदी सरकार ने किशनगंज और कुर्सेला बिहारीगंज रेल परियोजनाओं की 170 करोड़ रुपए आवंटित कर दिया है। इसके बाद से ही बिहार की सियासत गर्मा गई है। जब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा एक दूसरे से भिड़ गए, जो दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी इतनी तीखी हो गई कि मर्यादाएं भी टूटने लगी। आपको बता दूं कि सांसद पप्पू यादव ने दावा किया है कि ये फंडिंग उनके निरंतर प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने संसद में इस मुद्दे को बार बार उठाया और रेल मंत्री से कई बार मुलाकात की। उन्होंने कहा है कि उन्होंने संसद में इस मुद्दे को 10 बार उठाया है और 5 बार रेल मंत्री से मुलाकात की। किशनगंज, जलालगढ़ और कुर्सेला बिहारीगंज रेलवे लाइन के लिए उन्होंने 4 बार सीएम से मुलाकात की। ये उनके लिए एयरपोर्ट के बाद दूसरी सबसे बड़ी जीत है, ये कहना है पप्पू यादव का, सांसद पप्पू यादव का। वहीं पर पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि ये उनके प्रयासों का नतीजा है, क्योंकि उन्होंने भी इस परियोजना के लिए कई बार संसद में आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा है कि पूर्णिया के विकास में मेरी भी अहम भूमिका रही है। मैंने 2019, 2020 और 2024 में कई बार संसद में इस परियोजना की मांग उठाई थी। ये मेरे प्रयासों का ही परिणाम है कि केंद्र सरकार ने अब फंडिंग की स्वीकृति दी है। इस फंडिंग को लेकर के दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर श्रेय लेने का आरोप लगाया है। पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा है कि कौन ईमानदार राजनीति कर रहा है ये जनता तय करेगी। हमने कभी किसी और के काम का क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की है। विकास कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं है, ये सतत प्रयासों से होता है। इस पर पप्पू यादव ने जवाब देते हुए कहा है कि अगर ये आपकी ही मेहनत थी तो जब आप सांसद थे तब फंडिंग क्यों नहीं मिली। जिस सरकार ने ये राशि मेरे सवालों के जवाब में आवंटित की है, जनता को सच जानने का हक है। दोस्तों, पटना हाईकोर्ट ने 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पुनः कराए जाने से संबंधित याचिकाओं को खारिज करते हुए राज्य सरकार और बीपीएससी को बड़ी राहत दी है। दरअसल बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए परीक्षा को फिर से आयोजित करने की मांग विभिन्न राजनीतिक दलों और फिर छात्र संगठनों द्वारा की जा रही थी। इसको लेकर के पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इन परियोजनाओं पर सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जैसे सुना दिया गया है। दोस्तों, बिहार का मौसम पछुआ हवा के कारण शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री और फिर न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की वृद्धि का पूर्वानुमान है। उत्तर पूर्वी भागों को छोड़ दे तो पटना समेत बचे हुए जिलों में सतही हवा की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। वहीं पर अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक पहुँच सकता है। वहीं पर पछुआ के कारण मौसम शुष्क बने रहने के साथ बिहार का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। जो गुरुवार को 41.4 डिग्री सेल्सियस के साथ बक्सर प्रदेश का यानी कि बिहार का सबसे गर्म स्थान रहा, जबकि पटना का अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पर मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 2 से 3 दिनों के दौरान बिहार का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की संभावना है। वहीं पर पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता कम होने के कारण बिहार के तापमान में क्रमिक वृद्धि हो रही है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अभी हीट वेव चलने को लेकर के कोई पूर्वानुमान नहीं है। जब बिहार के कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक बना रहा, जब बिहार का सबसे कम न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस के साथ शेखपुरा में, जबकि राजधानी का अधिकतम तापमान यानी कि राजधानी पटना का अधिकतम तापमान गुरुवार को सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस के साथ 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोस्तों, आरा के पूर्व सांसद आर.के. सिंह ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे गद्दारों को नहीं छोड़ने वाले हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। एक बार फिर से उनके बयान के बाद अब राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। आपको बता दूं कि भोजपुर जिले के उद्वंत नगर प्रखंड के कारीसाथ गांव में अपने विकास निधि से बने पीसीसी सड़क का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने उनको वोट दिया है, लेकिन उन्हें 4,50,000 में से मात्र 40,000 गद्दार लोगों ने उनको साथ नहीं दिया और उनके साथ धोखा दिया है, जिसका जवाब वे समय पर देंगे और फिर वे कहीं नहीं जाने वाले हैं। वहीं पर संसदीय क्षेत्र के लोगों ने कई बार उनसे शिकायत की है कि वे अपनी समस्या को लेकर किन के पास जाएं, तो उन्होंने फैसला किया है कि वे अपने क्षेत्र में ही रहेंगे और जनता के बीच रहेंगे। वहीं पर गद्दारों पर कटाक्ष करते हुए पूर्व मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि उन लोगों को समय आने पर वे सबक सिखाने का काम करेंगे।
दोस्तों, पटना के जामा मस्जिद में कल नमाज के बाद मस्जिद के मौलाना तकरीर करते हुए कहा कि आज हमारे खिलाफ साजिश हो रही है ताकि मुसलमान को तकलीफ दिया जाए और फिर परेशान किया जाए। हमें डराने वाले कान खोल करके सुन ले, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, किसी और से हम नहीं डरते। बाकी तमाम ताकतों को जूती के नोक पर उड़ा देते। जब खून बहाने की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वहाँ जाएंगे। जब लेकिन नबी के खिलाफ कोई फैसला कर दे, कुरान के खिलाफ कोई फैसला कर दे और हम पर थोप दे, अल्लाह की कसम सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकलेगा। अल्लाह के फरमान के खिलाफ कोई फैसला नहीं थोप सकता। हम उनकी रूहानी औलाद हैं। मौलाना ने कहा कि मुसलमान जिंदा है, दुनिया के चप्पे चप्पे हिंदुस्तान की गली गली में है। जब वक्फ बिल ला करके ज़मीन छीनोगे, किस ज़मीन की बात कर रहे हो? कैसे छीन लोगे? इतनी आसानी से कैसे चोरी कर लोगे? बेवकूफ़ बनाना बंद करो। हमें तुम्हारे इतनी हमदर्दी नहीं चाहिए। हमदर्दी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये तुमने आज तक हमारे साथ हमदर्दी क्या किया है, ये बात ज़माना जानता है। अब आसमान भी देख रहा है कि तुम कितने जाहिल हो। मामूली बात पर मुसलमानों को परेशान करते हो। दोस्तों, आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरो के बयान पर दो टूक जवाब दिया है। शक्ति यादव ने कहा है कि पूर्व अध्यक्ष और फिर राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह कह चुके हैं कि तेजस्वी महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट है, इसलिए तेजस्वी के सीएम उम्मीदवारी पर महागठबंधन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आरजेडी प्रवक्ता ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चेहरा महागठबंधन का है, ये तो अंडर स्टॉप है, पब्लिक डोमेन में है। 2020 में भी तेजस्वी महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट थे। जब सरकार बनते बनते रह गई थी, कई सीटों पर हड़वाया गया था, जब नहीं तो फिर सरकार बन जाती। आगे चलकर के महागठबंधन के सभी दल तेजस्वी के सीएम उम्मीदवार का ऐलान एक साथ कर देंगे। वहीं पर बिहार प्रभारी के अब तक लालू यादव तेजस्वी से मुलाकात नहीं हुई। इस पर कहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बात की हमारे आलाकमान की होती रहती है बात। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दावा किया है कि एनडीए बिहार में फिर से बड़े जनादेश के साथ सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा है कि भाजपा, जेडीयू और कुछ अन्य दलों वाला गठबंधन मिलकर के काम कर रहा है और हाल के दिनों में गठबंधन की कई बैठकें हुई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि बिहार में एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत है। एक न्यूज़ चैनल से कहा है कि मोदी जी और फिर नीतीश कुमार जी की सरकार ने बिहार के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। बिहार में पहले से ही बड़े जनादेश के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। दोस्तों, यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी से इस्तीफा देंगे। जी हाँ, आपको बता दूं कि यूट्यूबर मनीष कश्यप पहले बीजेपी से इस्तीफा देंगे, उसके बाद फिर गिरफ्तारी देंगे। दरअसल यूट्यूबर मनीष कश्यप का एक नया मामला सामने आया है जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। मनीष कश्यप ने दावा किया है कि उनके यूट्यूब चैनल पर छपरा के दिगवारा थाना क्षेत्र में महिलाओं की पिटाई की खबर चलाने के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। ऐसे में यूट्यूबर मनीष कश्यप ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि गिरफ्तारी से पहले बीजेपी से इस्तीफा दूंगा, फिर खुद गिरफ्तारी दूंगा। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हुए थे। तब उन्होंने कहा था कि मेरी विचारधारा बीजेपी से मेल खाती है और मैं अपनी मां के कहने पर इसमें शामिल हुआ हूं। और अब बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक कुछ महीना पहले इसी बीजेपी से इस्तीफा देने जा रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यूट्यूबर मनीष कश्यप को दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई थी। दरअसल मामला यह है कि बिहार के सारण जिला पुलिस प्रशासन ने 11 यूट्यूब चैनलों पर FIR दर्ज किया है। जब पुलिस की FIR में मनीष कश्यप का भी चैनल है। सभी लोगों पर एक पक्षीय खबर चलाने का आरोप है। प्रशासन के बयान के मुताबिक इन सभी 11 मीडिया चैनल के फैलाए गए झूठी न्यूज से लोक शांति और फिर कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई है, जिससे समाज में अराजकता और फिर अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। यह आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार को लेकर के फिर से सत्ता में आने को लेकर के सस्पेंस बनता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम नीतीश कुमार के कारनामे के कारण बिहार की राजनीति में अलग से भूचाल आया हुआ है। यहाँ की दूसरी राजनीतिक पार्टियां सीएम नीतीश कुमार की हेल्थ सर्टिफिकेट मांग रही है। यहाँ तक कि जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने भी शिवशासन बाबू का हेल्थ सर्टिफिकेट मांग लिया है। अब देखना यह होगा कि यूट्यूबर मनीष कश्यप के बीजेपी से इस्तीफा देने से बिहार की राजनीति में क्या कुछ देखने को मिलता है। दोस्तों, बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नीरज कुमार सिंह के बयान के बाद बिहार में सियासी उफान आ गया है। दरअसल नीरज कुमार सिंह ने नमाज पढ़ने को लेकर के बयान दिया है। इसी के बाद अब उनके बयान को लेकर के सियासत छिड़ गई है और हर तरफ से पलटवार किए जाने लगे हैं। नीरज कुमार सिंह के नमाज पढ़ने को लेकर के दिए गए बयान पर विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी है, यहाँ राम नाम अपना है। नीरज कुमार सिंह बिहार सरकार के मंत्री है। मंत्री पद पर रहते हुए इस तरीके की भावना
आप जहर उगल रहे हैं। आने वाले वक्त में जनता माफ़ नहीं करेगी। सरकार के मंत्री को इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा में मीडिया से बातचीत करते हुए नीरज कुमार सिंह ने कहा था कि सड़क चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। ये काफ़ी दुखद है। नमाज पढ़ने के लिए उनके पास मस्जिद है, मदरसे हैं, कहीं जगह नहीं मिले तो फिर बड़े कब्रिस्तान हैं, वहाँ जाकर के भी नमाज पढ़ सकते हैं। कहाँ दिक्कत है? वक्फ का कानून आप जानते हैं, जहाँ पर 4 दिन नमाज पढ़ लेंगे वहाँ पर कहेंगे कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। ये नियम गलत है, तरीका गलत है। जगह के अलावा कहीं भी नमाज नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, बिहार के एक गांव में बूंद बूंद पानी को लोग तरस रहे हैं। जब बूंद बूंद पानी को लेकर के आपको बता दूं कि यहाँ पर 200 परिवारों को पानी गड्ढों से छान करके निकलना पड़ता है। दरअसल बात यह है कि बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान मार्च में ही 41 डिग्री के पार जा चुका है। ऐसे में जमुई जिला के गिद्धौर प्रखंड के सिमरिया महादलित टोला में पिछले 2 साल से लगभग 200 परिवार पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गाँव में पानी की टंकी और फिर पाइपलाइन तो लगी है, लेकिन नालों से सिर्फ धीरे धीरे पानी टपकता रहता है, जिससे ग्रामीणों को पानी गड्ढों में जमा करके छानना पड़ता है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गर्मी के दिनों में पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और फिर इस गांव में पानी के लिए ही लोगों को मशक्क़त करना पड़ रहा है। जहाँ गांव में जगह जगह नल तो लगे हैं, लेकिन वे सिर्फ पीस बन करके रह गए हैं। आधा दर्जन से ज़्यादा हैंडपम्प भी बेकार पड़े हैं, जिनमें से कोई भी पानी नहीं देता। जहाँ कुछ हैंडपम्पों को तो ग्रामीणों ने बोरे के से ढक दिया। केवल बारिश के मौसम में ही इनमें से कभी कभार पानी निकलता है। लगभग 800 की आबादी वाले इस गाँव के अधिकतर युवा रोजगार के लिए पलायन कर चुके हैं, जबकि यहाँ पर रह रहे लोगों को पीने के पानी तक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।